तानिया दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में अपनी माँ सुजाता और पिता रमेश के साथ रहती थी। रमेश एक प्राइवेट फर्म में मामूली क्लर्क थे, लेकिन उन्होंने तान्या की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तान्या स्वभाव से बेहद शांत, मददगार और स्वाभिमानी लड़की थी। तो वहीं दूसरी तरफ कबीर शहर के सबसे बड़े बिल्डर और रसूखदार बिजनेसमैन सिंघानिया ग्रुप के मालिक धीरज सिंघानिया का इकलौता बेटा था। कबीर और तान्या एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और पिछले 2 साल से एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। कबीर दिल का बुरा नहीं था, लेकिन वह हमेशा अपने पिता के रुतबे और गुस्से के साए में पला और बढ़ा था। एक शाम कॉलेज के पास वाले कैफे में दोनों बैठे थे। तान्या के चेहरे पर एक अजीब सी फिक्र थी। उसने कबीर का हाथ थामकर कहा, कबीर, मुझे अब इस रिश्ते से डर लगने लगा है। तुम एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो और मेरे पापा की सैलरी हमारे घर का खर्च बामुश्किल चलता है। तुम्हारी और हमारी दुनिया में जमीन और आसमान का फर्क है। कबीर ने उसे समझाते हुए कहा, तान्या, प्यार में बैंक बैलेंस कौन देखता है? मैं पापा से बात करूंगा, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन वे दोनों इस बात से अनजान थे कि सिंघानिया के एक वफादार मैनेजर मदन ने उन्हें देख लिया था। मदन ने तुरंत यह बात धीरज सिंघानिया तक पहुंचा दी। अपने बेटे का एक मामूली क्लर्क की बेटी से साथ रिश्ता धीरज सिंघानिया के लिए अपनी नाक कटवाने जैसा था। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगले ही दिन धीरज सिंघानिया अपने गार्ड्स की पूरी फौज लेकर तान्या के छोटे से घर के बाहर पहुंच गए। वहां आसपास के पड़ोसी भी तमाशा देखने इकट्ठा हो गए। धीरज सिंघानिया ने चिल्लाते हुए तान्या की मां को बाहर बुलाया और सरेआम तान्या के चरित्र पर उंगली उठानी शुरू कर दी। तान्या के पिता रमेश उस वक्त ऑफिस से लौटे ही थे। अपनी पत्नी और बेटी का यह अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। रमेश ने आगे बढ़कर कहा, सिंघानिया साहब, आप अमीर होंगे अपने घर के, लेकिन आपको हमारी बेटी का अपमान करने का हक नहीं है। अगर आपने बदतमीजी बंद नहीं की तो मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। रमेश का यह बोलना धीरज सिंघानिया के अहंकार पर गहरी चोट थी। उन्होंने आओ देखा न ताओ और अपने सिक्योरिटी हेड से गन छीनी और रमेश के सीने में गोली दाग दी। रमेश वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। तान्या और उसकी मां चीख पड़ी, लेकिन सिंघानिया के रसूख के आगे कोई पड़ोसी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सिंघानिया ने जाते जाते उनके मकान मालिक पर दबाव डालकर उन्हें उसी रात घर से बाहर फेंकवा दिया। धीरज सिंघानिया के जाने के बाद गली में एक डरावना सन्नाटा पसर गया। रमेश जमीन पर बेजान पड़ा था और उनके सीने से बहता हुआ खून उस ठंडी कंक्रीट की सड़क पर फैलता जा रहा था। तान्या और उसकी मां सुजाता बदहास होकर उनके शव से लिपटकर रो रही थी। आसपास के घरों की खिड़कियां और दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे थे। जिन पड़ोसियों के साथ रमेश रोज शाम को हंसकर बात करते थे, आज उनमें से कोई भी इस खूनी मंजर का गवाह नहीं बनना चाहता था। सिंघानिया की धमकी और उसके रसूख का खौफ ऐसा था कि किसी ने एम्बुलेंस या पुलिस को फोन करने का हिम्मत भी नहीं किया। मकान मालिक ने सिंघानिया के गार्ड्स के डर से तान्या का सारा सामान सड़क पर फेंकवा दिया और घर पर बड़ा सा ताला तल दिया। कड़कती ठंड की वह रात तान्या और उसकी मां के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। रोते बिलखते हुए तान्या ने अपने कुछ करीबी और कॉलेज के दोस्तों को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन धीरज सिंघानिया का नाम सुनते ही सबने फोन काट दिया या मदद करने से साफ मना कर दिया। कोई भी सिंघानिया ग्रुप से दुश्मनी मोल लेकर अपनी नौकरी या जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। हार मानकर तान्या और सुजाता ने किसी तरह रात के अंधेरे में रमेश के शव को एक पुरानी चादर में लपेटा। तान्या के पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वह एम्बुलेंस या शव वाहन का किराया दे सके। वह अपनी मां के साथ मिलकर अपने पिता के शव को घसीटते हुए शहर के कोने में स्थित एक सुनसान शमशान घाट ले गई। वह डोम, जिसका नाम राजा था, उसे सोने के छोटे झुमके देकर उसने सूखी लकड़ियों का इंतजाम किया और रोते हुए अपने हाथों से अपने पिता को मुखाग्नि दी। आग की लपटों को देखते हुए तान्या की आंखों के आंसू सूख चुके थे और वहां सिर्फ एक गहरी बेबसी और नफरत ही बची थी। अगले 2 दिन तान्या और सुजाता के लिए नर्क जैसे थे। जनवरी की वो बर्फीली हवाएं चल रही थी। उनके पास न रहने की छत थी और न खाने को दाना। वे शहर के एक पुराने ब्रिज के नीचे टूटे हुए गत्तों पर बैठकर दिन काट रहे थे। सुजाता की तबीयत सदमे और ठंड की वजह से लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन्हें तेज बुखार ने जकड़ लिया था। अपनी मां की यह हालत तान्या से देखी नहीं जा रही थी। उसने अपना आखिरी सहारा ढूंढने का फैसला किया, कबीर। तान्या अपनी मां को वहीं छोड़कर छिपते छिपाते सिंघानिया मेसन की तरफ भागी। वह कबीर से मिलकर उसे सब कुछ बताना चाहती थी कि उसके पिता ने क्या जुल्म किया है। वह मेंशन के पिछले गेट के पास खड़ी होकर कबीर के बाहर आने का इंतजार करने लगी। किस्मत से कबीर अपनी गाड़ी निकालने के लिए बाहर आया। तान्या ने दौड़कर उसकी गाड़ी के आगे उसे रोका। कबीर तान्या को इस हालत में देखकर चौंक गया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पर कालिक लगी थी और आंखें सूजी हुई थीं।
कबीर ने गाड़ी से उतरकर घबराते हुए पूछा, तान्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर पापा ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या होगा? प्लीज यहाँ से जाओ। तान्या ने कबीर का कॉलर पकड़कर चीखते हुए कहा, तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को गोली मार दी कबीर। उन्होंने मेरे पापा की जान ले ली और हमें घर से बाहर फेंक दिया। मेरी माँ मरने की कगार पर है और तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं? कबीर का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में तान्या के लिए स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं थी। उसने धीरे से तान्या का हाथ अपने कॉलर से हटाया और नजरें चुराते हुए बोला, मुझे पापा के गुस्से का पता है तान्या। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि अगर मैंने तुम्हारे लिए एक शब्द भी बोला तो वह माँ को घर से बाहर निकाल देंगे और मेरा सब कुछ छीन लेंगे। मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं अपनी माँ को तकलीफ में नहीं देख सकता। तान्या हैरान रह गई। उसने कबीर की आंखों में देखा, जहाँ सिर्फ कायरता थी। उसने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, तुम्हारी माँ माँ है और मेरी माँ जो इस ठंड में फुटपाथ पर दम तोड़ रही है वो कुछ नहीं। तुम्हारे प्यार की बस इतनी ही औकात थी कबीर। जो इंसान अपने पिता से एक सवाल नहीं कर सकता वह किसी से क्या खाक प्यार करेगा। आज से मेरा और तुम्हारा सब खत्म। मुझे तुम्हारे जैसे बुज़दिल इंसान की जरूरत नहीं है। तान्या वहां से रोते हुई वापस ब्रिज की तरफ भागी। रास्ते में ठंड और बढ़ती जा रही थी। जब वह अपनी माँ के पास पहुंची तो सुजाता ठंड से पूरी तरह कांप रही थी। तान्या ने आसपास की दुकानों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। पास ही एक झुग्गी में रहने वाली एक बूढ़ी चाची ने तान्या की हालत देखकर उसे एक पुरानी पतली सी शॉल दी। तान्या वह शॉल लेकर अपनी माँ के पास आई और उन्हें पूरी तरह से ढक दिया। सुजाता ने बेहोशी की हालत में तान्या का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, तूने खुद कुछ नहीं उड़ा है। यह साल बहुत छोटी है, तू भी इसके अंदर आ जा। लेकिन तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मुझे ठंड नहीं लग रही है, तुम सो जाओ। रात के करीब 3 बजे शहर में कोहरा बहुत घना हो गया था और बर्फीली हवाएं चलने लगी थी। सुजाता ने देखा कि तान्या नींद में ठंड से बुरी तरह कांप रही थी और उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। अपनी बेटी को बचाने के लिए ममतामयी एहसास में सुजाता ने चुपके से वह साल तान्या के ऊपर डाल दी और खुद बिना किसी गर्म कपड़े के उस बर्फीली रात का सामना करने लगी। सुबह की पहली किरण जब ब्रिज पर पड़ी तो नजारा दिल दहला देने वाला था। सुजाता का पूरा शरीर ठंड के कारण अकड़ चुका था और उसकी सांसें थम चुकी थी। तान्या जब जागी तो उसने अपनी माँ को हिलाया, लेकिन सुजाता में कोई हरकत नहीं थी। तान्या चीख चीख कर रोने लगी, माँ उठो, माँ तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। तान्या खुद भी ठंड से इतनी कमजोर हो चुकी थी, उसका शरीर जवाब दे रहा था। वह अपनी माँ के शव के पास ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि सिंघानिया के जुल्म ने उन हंसते खेलते परिवार का नामो निशान ही मिटा दिया है। तान्या काफी देर तक अपनी माँ के बेजान शरीर के पास बेहोश पड़ी रही। कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच उस ब्रिज के नीचे से रोज की तरह गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन किसी की नजर उस कोने पर नहीं जा रही थी। तभी वहां से शहर के सबसे बड़े और ईमानदार उद्योगपति सूर्या ग्रुप के युवा एमडी वेदांत की गाड़ी गुजरी। वेदांत गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहा था कि अचानक उसकी नजर उस लड़की और महिला पर पड़ी। कुछ अजीब महसूस होने पर उसने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया। वेदांत गाड़ी से उतरा और दौड़कर ब्रिज के नीचे पहुंचा। जब उसने सुजाता की नब्ज जांची तो वह थम चुकी थी, लेकिन तान्या की सांसें अभी भी बहुत धीमी चल रही थी। वेदांत ने बिना वक्त गवाए अपने सिक्योरिटी गार्ड को आवाज दी, जल्दी करो, इन्हें गाड़ी में डालो और शहर के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल ले चलो। डॉक्टर मेहता को फोन लगाओ और कहो कि इमरजेंसी है। अस्पताल पहुंचते ही तान्या को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर और हीटिंग थेरेपी पर रखा। वेदांत वही बाहर गलियारे में चक्कर काट रहा था। वह इस बात से हैरान था कि दिल्ली जैसे शहर में कोई इस तरह ठंड से मरने की कगार पर कैसे पहुंच सकता है। करीब 2 दिन बाद तान्या को होश आया। उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक साफ सुथरे आलीशान केबिन में पाया। जैसे ही उसे होश आया, उसे अपनी माँ की याद आई। वह चिल्लाने लगी, माँ, मेरी माँ कहाँ है? मुझे उसके पास जाना है। वेदांत डॉक्टर के साथ केबिन में दाखिल हुआ। उसने बेहद शांत और सहानुभूति भरे लहजे में कहा, तान्या प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हारा शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। तान्या ने रोते हुए उसकी तरफ देखा और पूछा, आप कौन है और मेरी माँ कहाँ है? वेदांत ने अपनी नजरें झुका ली और भारी आवाज में कहा, आई एम सॉरी, जब मैं तुम दोनों के पास पहुंचा तब तक तुम्हारी माँ दम तोड़ चुकी थी। हमने उनका अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक करवा दिया है। यह सुनते ही तान्या जोर जोर से रोने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे भी क्यों बचाया? मुझे भी मर जाने देते। मेरे पापा को तो धीरज सिंघानिया ने मार डाला। मेरी माँ ठंड से मर गई। मेरे पास अब इस दुनिया में जीने के लिए कोई वजह नहीं बची है। तान्या बेड से उठकर खिड़की की ओर भागी, मानो वह खुदकुशी करने जा रही हो। वेदांत ने तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ा और संभाला।
तान्या, खुद को संभालो, इस तरह हार मानने से उन गुनाहगारों को जीत मिल जाएगी। अगर तुम मर गई तो तुम्हारे माता पिता को न्याय कौन दिलाएगा? अगले 3-4 दिनों तक तान्या गुमसुम रही। वह न कुछ खाती और न किसी से बात करती। वेदांत ने अस्पताल की एक भरोसेमंद केयर टेकर रीता को तान्या की देखभाल के लिए नियुक्त किया। वेदांत रोज तान्या से मिलने आता, लेकिन तान्या अमीर लोगों से इतनी नफरत करने लगी थी कि वह वेदांत को देखते ही अपना मुंह फेर लेती। उसे लगता कि हर अमीर इंसान सिंघानिया जैसा क्रूर और मतलबी होता है। एक शाम रीता ने तान्या के पास बैठकर उसके बाल सहलाए और कहा, तान्या, तुम वेदांत सर को गलत समझ रही हो। वह धीरज सिंघानिया जैसे नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाया। अगर तुम उन्हें सच बताओगी तो वह तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। कब तक इस दर्द को दिल में छुपा कर रखोगी? रीता की ममता भरी बातों ने तान्या का बांध तोड़ दिया। उसने रोते हुए कॉलेज में कबीर से प्यार होने से लेकर धीरज सिंघानिया द्वारा उसके पिता के मर्डर, मकान से बेदखली और मां की मौत की पूरी दर्द भरी दास्तान सुना दी। रीता ने तुरंत सारी बात वेदांत को बताई। सब कुछ जानने के बाद वेदांत की आंखों में गुस्सा उतर आया। वह तुरंत तान्या के केबिन में गया। उसने तान्या का हाथ अपने हाथ में लिया और बेहद कड़े लहजे में कहा, तान्या, हमारे देश में कानून और न्याय से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वह धीरज सिंघानिया ही क्यों न हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे माता पिता के हत्यारों को उनके किए की सजा जरूर मिलकर रहेगी, लेकिन इस लड़ाई को लड़ने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वेदांत तान्या को अपने घर ले गया। उसने अपनी लीगल टीम को काम पर लगा दिया। वेदांत की माँ भी तान्या के संस्कारी और सीधे स्वभाव से बेहद प्रभावित हुई। वेदांत को तान्या की खूबसूरती नहीं बल्कि उसके स्वाभिमान और उसके साथ हुए अन्याय से लड़कर जीतने के लिए जज्बे से प्यार हो गया था। एक दिन वेदांत ने अपनी माँ के सामने तान्या से कहा, तान्या, मैं इस दुनिया को और धीरज सिंघानिया को दिखाना चाहता हूँ कि एक आम लड़की की क्या ताकत होती है। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी जिंदगी और अपने साम्राज्य का बराबर का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? तान्या ने रोते हुए कहा, वेदांत, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं एक बदनसीब लड़की हूँ। मेरी वजह से मेरे माता पिता चले गए। मैं आपकी जिंदगी में कोई बदकिस्मती नहीं लाना चाहती। वेदांत की माँ ने आगे बढ़कर तान्या को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम बदनसीब नहीं हो, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। आज से तुम हमारी बेटी हो। कुछ ही दिनों में वेदांत और तान्या की शादी बेहद सादगी और कोर्ट मैरिज के जरिए संपन्न हुई। तब तान्या सूर्या ग्रुप की मालकिन और वेदांत की पत्नी बन चुकी थी। शादी के ठीक अगले दिन वेदांत और तान्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और साथ ही शहर के पुलिस कमिश्नर को रमेश के मर्डर के सारे सबूत, उस रात के सीसीटीवी फुटेज जो वेदांत की टीम ने इकट्ठा कर लिए थे और धीरज सिंघानिया के खिलाफ गवाह पेश किया। कानून का शिकंजा इतनी तेजी से घुमा कि पुलिस बल तुरंत सिंघानिया मेंशन पहुंच गई। उस वक्त धीरज सिंघानिया और कबीर अपने लॉन में बैठे थे। पुलिस को देखकर धीरज सिंघानिया ने रौब झाड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिंघानिया मेंशन में कदम रखने की? जानते हो मैं कौन हूँ? तभी पुलिस के पीछे से एक चमचमाती गाड़ी रुकी और उसमें से वेदांत और तान्या उतरे। तान्या को महंगे और आलीशान कपड़ों में वेदांत के साथ देखकर धीरज सिंघानिया और कबीर के तो होश उड़ गए। कबीर दौड़कर तान्या के पास आया और बोला, तान्या, तुम यहाँ और वेदांत के साथ? मैं जानता था तुम ठीक हो। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तान्या, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। तान्या ने कबीर को पीछे ढकेलते हुए बड़ी नफरत से कहा, दूर रहो मुझसे कबीर, तुम्हारे जैसे बुज़दिल इंसान से मैंने प्यार किया, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जो इंसान अपनी आंखों के सामने एक बेगुनाह का कत्ल होते देखकर अपने बाप से एक सवाल नहीं कर सकता, उसकी मोहब्बत सिर्फ एक ढोंग है। मुझे तुमसे और तुम्हारी इस दौलत से घिन आती है। कमिश्नर ने आगे बढ़कर धीरज सिंघानिया के हाथों में हथकड़ी पहनाई और कहा, मिस्टर धीरज सिंघानिया, आपको रमेश कुमार की हत्या और उसकी फैमिली को प्रताड़ित करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है और कबीर सिंघानिया, आपको अपराध छुपाने और सबूत मिटाने के जुर्म में हिरासत में लिया जाता है। धीरज सिंघानिया चिल्लाकर कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पास पैसा है, मैं छूट जाऊंगा। लेकिन वेदांत ने आगे बढ़कर कहा, सिंघानिया साहब, आपकी दौलत का नशा अब कानून के आगे घुटने टेकेगा। जिस लड़की को आपने सड़क पर फेंका था, आज वह इस शहर की सबसे बड़ी पावरफुल कंपनी की मालकिन है। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सैनिक और पुलिस ने धीरज सिंघानिया और कबीर को गाड़ी में डालकर जेल ले गए। तान्या ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे बेबसी के नहीं बल्कि अपने माता पिता को न्याय दिलाने के सुकून के आंसू थे। वेदांत ने उसका हाथ थाम लिया। तान्या अब एक पीड़ित लड़की नहीं बल्कि जुर्म के खिलाफ जीत हासिल करने वाली एक महिला बन चुकी थी।